Okay. Okay. Now Thank you you can so carry much. on. Thank you so much, Sachin, and I am so sorry for the delay in joining. I am Khushi Agarwal, and I'll be taking a section on public policy today. So this section is a very little section that we'll be dealing with, and CUET syllabus के हिसाब से हमें public policy के तीन major sections पे focus करना है. That is models, processes, and types. तो सिर्फ हम उसी पे फोकस करेंगे. अगर हम सीयूईटी पेपर के हिसाब से देखें तो ये जो पब्लिक पॉलिसी का जो सेक्शन है, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट अ सेक्शन. इससे मुश्किल से ऐसे 2 से 3 सवाल आते हैं ज्यादा से ज्यादा. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसे 8-9 सवाल आते हैं जो कि कल आपको पढ़ाया जाएगा. तो पब्लिक पॉलिसी वाला सेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट. तो आई हैव सॉर्ट ऑफ समराइज्ड जो भी सिलेबस पब्लिक पॉलिसी के लिए रिक्वायर्ड है, एंड मैं ऐसे स्किम करूंगी थ्रू दैट. एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी इशू हो तो फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू लाइक पुट अप क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो अगर हम पब्लिक पॉलिसी से शुरुआत करें तो सबसे बेसिक होता है पब्लिक पॉलिसी का डेफिनेशन जानना. सो व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? अगर हम पब्लिक पॉलिसी का जो बेसिक डेफिनेशन है, रॉबर्ट प्रेस्टिस जो कि बहुत फेमस पब्लिक पॉलिसी में थिंकर है, उनके दिए हुए डेफिनेशन के हिसाब से पब्लिक पॉलिसी को एनालाइज करें तो रॉबर्ट प्रेस्टिस हैज डिफाइंड पब्लिक पॉलिसी एज अ चॉइस मेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट एक्सप्लेन्स, जस्टिफाइज, गाइड्स और आउटलाइंस अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन. तो अगर हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करें तो इसमें कुछ कीवर्ड्स निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है. सबसे पहला है चॉइस, दूसरा है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, तीसरा ऑब्जेक्टिव या गोल्स. तो पब्लिक पॉलिसी एक चॉइस होती है जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, भले वो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, डायरेक्ट एक्शन हो या इनडायरेक्ट एक्शन हो, वो लेते हैं टू सॉर्ट ऑफ फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो कि गवर्नमेंट अपने आप पे सेट करती है. अगर हम एक और डेफिनेशन देखें जो टॉमस आर डाई ने दी है, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस थिंकर पब्लिक पॉलिसी फील्ड में. So, according to Thomas R. Dye, public policy is whatever governments choose to do or not to do. That is, public policy is the action part of the government. Government जो भी करती है, जो भी action करती है to achieve certain goals of action, वो public policy arena में गिरते हैं. ठीक है. और ये जो एक्शंस है गवर्नमेंट के, इट कैन बी डायरेक्ट, गवर्नमेंट ये एक्शंस डायरेक्टली भी एक्सरसाइज कर सकती है और इनडायरेक्टली थ्रू वेरियस एजेंट्स, and it has an influence. Public policy influences the lives of its citizens. तो पब्लिक पॉलिसी बेसिकली वेलफेयरिस्ट एजेंडा के लिए गवर्नमेंट्स अडॉप्ट करती है. मॉडर्न स्टेट्स आजकल वेलफेयर स्टेट्स होते हैं जो कि अपने सिटीजन्स के वेलफेयर पे फोकस करते हैं, लाइक उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेवलपमेंटल एजेंडा होता है. सो पब्लिक मॉडर्न स्टेट्स उस वे में हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल जो कि प्लानिंग से की जाती है. एंड वो प्लानिंग का बेसिक की इंग्रेडिएंट इज पॉलिसी. पॉलिसी बना के ही आप पॉलिसी उस वे में बनाते हो क्योंकि आपने प्लान कर ली चीजें कि हाँ सर्टेन गोल्स आपने सेट कर लिए कि चलो मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है बाय 2050. सो व्हाट आर द प्लान ऑफ एक्शन दैट आई एम गोइंग टू अडॉप्ट टू अचीव दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी गोल है कि आपको कार्बन एमिशन 1% से रिड्यूस करना है. एंड सब्सिक्वेंट पॉलिसीज आप क्या अडॉप्ट कर रहे हो, जैसे केजरीवाल ने ऑड इवन पॉलिसीज अडॉप्ट की टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा. सो दैट इज व्हाट पब्लिक पॉलिसी डज. और ये जो भी पब्लिक पॉलिसी लाइक अडॉप्ट की जा रही है, बनाई जा रही है, वो वेलफेयर स्टेट अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए it just like formulates. और हाँ, एंड पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो इंश्योर्स सोशल जस्टिस. तो अगर हम समराइज करें पब्लिक पॉलिसी का जो डेफिनेशनल एस्पेक्ट है, सो पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व्स अ डिक्लेरेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट. पब्लिक पॉलिसी जो भी एक पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बन रही है. तो पब्लिक पॉलिसी से हमें साफ साफ पता चलता है कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो फुलफिल करने चाहती है.
इट इज अ डेक्लेरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन कि वो पर्टिकुलर एजेंडा और डेक्लेरेशन को फुलफिल करने के लिए वो किस कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना चाहते हैं. एंड इट इज अ डेक्लेरेशन ऑफ सोशल वैल्यूज, बिकॉज कोई भी पब्लिक पॉलिसी आप बना रहे हो तो वो आइसोलेशन में नहीं बनती है. पब्लिक पॉलिसीज आर अफेक्टेड, ग्रेटली अफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. अगर एक पर्टिकुलर स्टेट कैपिटलिस्ट है तो उसकी पब्लिक पॉलिसी वैसी ही बनेगी कि वो उसका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को रेजोनेट करे. अगर कोई स्टेट सोशलिस्ट है तो पब्लिक पॉलिसी वैसी ही बनेगी कि वो उसके सोशलिस्ट एजेंडा को रेजोनेट करे. सो पब्लिक पॉलिसी कभी भी आइसोलेशन में नहीं बनती है. इट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिसमें पब्लिक पॉलिसी बन रही है. उस पर्टिकुलर स्टेट का क्या आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है. तो पॉलिटिकल कल्चर भी कि लोगों का आपस में शेयर्ड नॉर्म्स क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वैल्यूज क्या है, ग्रेटली अफेक्ट करती है कि गवर्नमेंट क्या डेक्लेरेशन सेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं और क्या कोर्स ऑफ एक्शन चुनी जा रही है उस पर्टिकुलर गोल्स और एजेंडाज को फुलफिल करने के लिए. पब्लिक पॉलिसी हमेशा कोई ना कोई पब्लिक कंसर्न को एड्रेस करने के लिए बनती है. आप के पास कोई कंसर्न है, कोई इशू है, पब्लिक की कोई डिमांड है, वो गवर्नमेंट के पास जाती है एंड द गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ अडॉप्ट्स कोर्स ऑफ एक्शन वेज टू डील विद दैट पब्लिक कंसर्न, जो कि पब्लिक पॉलिसी के तौर पे बाहर निकलती है. द विल डील विद दिस एस्पेक्ट इन मोर डिटेल. लेकिन अभी तक का जो ग्राउंड वर्क आपको क्लियर होना चाहिए वो ये है कि पब्लिक पॉलिसी एक कोर्स ऑफ एक्शन है, एक चॉइस है जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लेते हैं टू अचीव सर्टन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. बेसिकली गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी बनाती है टू डील विद पब्लिक कंसर्न. पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंटल पब्लिक पॉलिसी का एक डेवलपमेंटल रोल होता है. इट सॉर्ट ऑफ is formulated to improve socio-economic and political well-being of the people. और सोशल जस्टिस के भी गोल को सर्व करने के लिए पब्लिक पॉलिसी बनती है. एंड इट इज बेसिकली formulated to address public concerns. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो पब्लिक पॉलिसी एमिनेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी पब्लिक पॉलिसी बनती है वो किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के सिंक में बनती है. ठीक है, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड स्कीम. बहुत तरीके की पब्लिक पॉलिसीज टेक्स वेरियस फॉर्म्स. कब की कोई पब्लिक पॉलिसी किसी तरह के प्लान में आती है, किसी तरह की स्कीम में आती है, इन द फॉर्म ऑफ मिड डे मील्स हो गया, प्लान प्रोग्राम्स में लाइक स्वच्छ भारत अभियान हो गया. सो इट जस्ट टेक्स वेरियस फॉर्म्स. ओके, एंड अगर हम फीचर्स की बात करें पब्लिक पॉलिसी के फीचर्स की, तो पब्लिक पॉलिसी इज अ रिस्पॉन्स टू द पॉलिसी डिमांड दैट इज मेड टू द गवर्नमेंट. ये चीज हमने पहले भी अभी जिस पीछे 2 मिनट पहले डिस्कस करी कि कोई भी इशू हो, सिटीजन्स को कोई भी इशू हो रहा है, पॉलिसी डिमांड रेज हो रही है, तो वो गवर्नमेंट के पास जाती है. गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ अडॉप्ट्स कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है उनको टू डील विद दैट पब्लिक कंसर्न. एंड फिर सब्सिक्वेंट प्रोसीजर में जो आउटकम निकल कर आता है वो पब्लिक पॉलिसी होती है. It takes various forms like laws, regulations, plan, program, scheme, guidelines, etc. So public policy इनमें से किसी भी अरीना के अंडर फॉल हो सकता है. या तो गवर्नमेंट उसको एज अ लॉ बना सकती है, एज रेगुलेशन बना सकती है, प्लान, प्रोग्राम, स्कीम्स, गाइडलाइंस, etc. Public policy is a sustained course of action over time, not a discrete decision. So public policy एक sustained course of action है in the sense कि public policy एक sustained course of action है in the sense that it evolves, like public policy evolves. Public policy कभी भी constant नहीं रहती. लोगों के demands के हिसाब से public policy change होती रहती है. ठीक है, public policy को evolve होना बहुत जरूरी है लोगों के डिमांड्स को सिंक में रखने के लिए. ओके, अगर हम पब्लिक पॉलिसी के ओरिजिनेशन पे थोड़ा सा बात करें तो पब्लिक पॉलिसी इमर्ज्ड फ्रॉम द कोड ऑफ हामुराबी. इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे सिलेबस में डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट आई जस्ट सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड टू इंक्लूड दिस बिकॉज मे भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए एंड you should like just have the answer to it.
So it originated in the Code of Hammurabi in the 18th century. फिर उसके subsequent development हुए from a Code of Hammurabi in the 18th century जिससे to policy advices. फिर वो policy advice के way में subsequently आगे आया, and then in the form of social welfare policy. Social welfare policies Hobbes, Locke, Bentham, Mill के बाद आया. और ये जो classification है कि पब्लिक पॉलिसी इनिशियली कोड ऑफ हामुराबी इन द 18th सेंचुरी से शुरू होकर फिर पॉलिसी एडवाइजर्स जो कि मिनिस्टर्स अपने किंग को देते थे मिडाइवल इंडिया का ये बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल है कि कैसे मंत्री राजा को पॉलिसी एडवाइजर्स देते थे जिसके बेसिस पे राजा यूज टू फ्रेम लॉज एंड पॉलिसीज. ये इसके पब्लिक पॉलिसी पॉलिसी एडवाइजर्स का स्ट्रॉन्ग लिंक्स मैकियावेली में भी आपको मिलेगा कि कैसे प्रिंस को एडवाइजेस दी जा रही है एंड द प्रिंस शुड फॉर्मुलेट पॉलिसीज बेस्ड ऑन दोज एडवाइजेस. देन टू इट सॉर्ट ऑफ evolved to social welfareist policies. मिल बेंथम के और जेम्स मिल के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के बेसिस पे यू कैन सॉर्ट ऑफ जस्ट लिंक इट राइट कि ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे आप ये चीज लिंक कर सकते हो कि पब्लिक पॉलिसी वेलफेयरिस्ट हो गई थी उस पॉइंट तक जाके, that it should look after the welfare of the greatest number of people in the society. ये classification James Dunn ने दी है. Just like write it down. Basic objectives के लिए I am just like pinpointing it. Syllabus से directly deal नहीं है इसका. अब पब्लिक पॉलिसी में मैंने ना पिछले कुछ सवाल देखे थे उसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इट हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस. तो ये चीज नोट डाउन कर लो. पॉलिसी साइंस यानी पब्लिक पॉलिसी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन इमर्ज with the publication of Harold Laswell's essay, The Policy Orientation in 1951. So public policy as a discipline, यानी policy science की as a discipline 1951 में शुरुआत हुई और हेरोल्ड लास्वेल के essay The Policy Orientation से शुरुआत हुई है. तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, लिख लो आप. अब हम अगर टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो पब्लिक पॉलिसी के 5 टाइप्स है. थियोडर लोवी ने पब्लिक पॉलिसी के 5 टाइप्स दिए. थियोडर लोवी पे भी सवाल आता है पब्लिक पॉलिसी पे. सो थियोडर लोवी के 5 टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड. सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसीज. तो डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसीज बेसिक सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस से रिलेटेड है सोसाइटी में. गवर्नमेंट को कोई भी सोशल और इकोनॉमिक चेंज लानी हो बेसिक लेवल पे सोसाइटी पे तो इट अडॉप्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज. अब डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का एक बेसिक एग्जाम्पल है यूनिवर्सल बेसिक इनकम और रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का एक बेसिक एग्जाम्पल आएगा लैंड रिफॉर्म्स. ठीक है. दूसरा है रेगुलेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट. तो अगर हम रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी इज समथिंग दैट इज एस्टैब्लिश्ड दैट इज फॉर्मुलेटेड टू एस्टैब्लिश रेगुलेशन और इसका इम्प्लीमेंटेशन फोर्सफुल हो सकता है. ठीक है. एग्जाम्पल LIC, RBI एटसेट्रा. सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल पब्लिक पॉलिसी. सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल पब्लिक पॉलिसी में अगर हम सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो वो जनरल वेलफेयर और डेवलपमेंट पर्पस से फॉर्मुलेट की जाती है. ठीक है. और वो बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फॉर्मुलेट की जाती है एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा आर सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल पब्लिक पॉलिसी. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सब्सटैंटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट एंड प्रोसीजरल. तो ये पब्लिक पॉलिसीज थियोडर लोवी की आती है. सो बेसिक आपका मैं एक बार रिवीजन कर दूं. थियोडर लोवी के 5 टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसीज क्या आते हैं. सब्सटैंटिव पब्लिक पॉलिसी, रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी और प्रोसीजरल पब्लिक पॉलिसी. ठीक है. अगर हम एक्टर्स की बात करें कि पब्लिक पॉलिसी
फॉर्मुलेशन प्रोसेस में क्या क्या एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिक तीन जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, तो लॉ मेकिंग ऑर्गन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में। कैसे? लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, तो डेफिनेटली लॉ मेकिंग में इट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हम लेजिस्लेटिव पॉलिसीज की कुछ एग्जांपल्स देखें, तो सबसे पहला एग्जांपल है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, रिजर्वेशन कोटा फॉर डिसएडवांटेज सेक्शंस, आधार एक्ट, और लिस्ट अनलिमिटेड है। अगर हम एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज की कुछ एग्जांपल देखें तो सॉरी, किसी का कुछ सवाल है? अगर हम एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज की एग्जांपल देखें, तो एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज में मनरेगा है, आयुष्मान भारत है, मिड डे मील है, स्वच्छ भारत अभियान है। तो ये सारे पॉलिसीज एग्जीक्यूटिव के लाइक प्लान्स है, प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, राइट। और जुडिशरी, तो जुडिशियल पॉलिसीज अगर हम देखें, तो जुडिशरी ऑल्सो हैज लाइक हेल्प, मतलब contributed in policy formulation time to time. So creamy layer policy in reservation, policy of judges appointment, etc. So ये काफी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है एंड वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। तो दैट इज इट। ये तीन ऑर्गन्स तो डेफिनेटली पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इनके अलावा पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नीति आयोग, पॉलिसी कम्युनिटी, पॉलिसी एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे भी अपने लेवल पे पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए, प्रेशर ग्रुप हो गए, बिकॉज कोई भी पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट हो रही है तो वो सोसाइटी के सभी सेक्शंस के इंटरेस्ट के इक्विलिब्रियम पे बन रही है, राइट। कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा वो बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड रहता है, बट एटलीस्ट वो सारे सेक्शंस के इंटरेस्ट को मिला के उनसे बात करके फिर बनाई जाती है। सो सारे सेक्शंस की कहीं ना कहीं रजामंदी होती है कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनने पे। तो इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, प्रेशर ग्रुप हो गए, मीडिया हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, ये सारे कहीं ना कहीं पॉलिसी डिमांड्स भी उठा के लेकर आती है गवर्नमेंट के पास कि ये इशू सिटीजन्स फेस कर रहे हैं, आप इस पे ध्यान देके कोई पब्लिक पॉलिसी बनाओ। और उनके कोई पर्टिकुलर स्टैंड होते हैं जो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते वक्त एक्सेप्ट करनी पड़ती है, दिमाग में रखनी पड़ती है, ताकि वो ऑल्टरनेटिव की तरह उसे कंसिडर करके आगे ध्यान में पब्लिक पॉलिसी बनाए। सॉरी, किसी का कोई सवाल है? ओके। सो एक्टर्स कैसे काम करते हैं, ये चीज हमें और अच्छे से क्लियर होगी जब हम पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो अगर हम थॉमस आर डाइक का क्लासिफिकेशन देखें कि पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो ही हैज डिवाइडेड द पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसीजर इनटू 6 स्टेप्स। ठीक है। सबसे पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सोसाइटी में किस सेक्शन को क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। वो आइडेंटिफिकेशन मीडिया हाउसेस भी कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी कर सकती है, या फिर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी पार्लियामेंट में ले जाके ये बात उठा सकते हैं कि ओके ये सेक्शन को ये दिक्कत हो रही है, तो इस पे हमें कोई पब्लिक पॉलिसी बनानी चाहिए चर्चा करके। देन द गवर्नमेंट सेट्स इट एज एन एजेंडा। अब ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी साथ में आ सकते हैं, बट देन द गवर्नमेंट प्रायोरिटाइजेस कि कौन सा इशू ज्यादा इसेंशियल है अभी इस पॉइंट पे, जिसपे तुरंत के तुरंत पॉलिसी बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट प्रायोरिटाइजेस पॉलिसी डिमांड्स, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिमांड होता है जिसपे अर्जेंट नीड होती है एजुकेट करने की, डेलिबरेट करने की, उसको एज एन एजेंडा सेट किया जाता है कि हाँ ये मेरा गोल और ऑब्जेक्टिव है, और इसके बेसिस पे मेरे को एक कोई कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करना है, कोई प्लान ऑफ एक्शन सिलेक्ट करना है, कोई पॉलिसी बनानी है। ओके। एंड फिर पॉलिसी बनती है। फिर पॉलिसी बनती है, और वो पॉलिसी जो बन के रेडी हुई है वो सारे सेक्शंस के इंटरेस्ट को
लाइक ध्यान में लेके बनती है, ठीक है। फिर वो पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, इम्प्लीमेंट होती है, इम्प्लीमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड देन इवेल्युएट होती है कि वो पॉलिसी कैसे एक्सेप्ट हुई है, लाइक जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है, अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट की गई है, वो कैसे लोगों के बीच में उसका एक्सेप्टेंस क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, जिस एजेंडा को रख के वो दिमाग में बनी है वो एजेंडा वो फुलफिल भी कर पाई है कि नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी चीजों का इवेल्युएशन होता है। अब थॉमस आर डाई यहाँ पे ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपने पॉलिसी बना तो दी, फॉर्मुलेट कर दी, इम्प्लीमेंट कर दी, और इवैल्यूएशन प्रोसेस में फीडबैक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि लोग उस पर्टिकुलर पॉलिसी को कैसे ले रहे, लाइक हाउ आर दे adjusting with that particular policy, how are they how is that particular policy influencing their lives, उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व किए भी है कि नहीं, या फिर बाय प्रोडक्ट की तरह और कितने प्रॉब्लम्स ले आए हैं, और वो बाय प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स का क्या और सोल्यूशन है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को तभी पता चलेगी जब फीडबैक जाएगी लोगों से, मीडिया हाउसेस से, पॉलिटिकल पार्टी से, इंटरेस्ट ग्रुप से। सो पॉलिसी कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक। अभी तक किसी का कोई सवाल है? एंड आई होप मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ और चीजें क्लियर है। Yeah, it's okay. ओके, थैंक यू। Ma'am, hello, ma'am. सॉरी, Hello. या हाय, Am I audible? या मैम, हेरोल्ड लेसवेल का ऐसे वाला जो आपने बताया वो रिपीट कर दीजिए। हाँ ओके श्योर। सो हेरोल्ड लासवेल का जो ऐसे है, नेम टाइटल्ड द पॉलिसी ओरिएंटेशन 1951 में छपा है, ठीक है। ये ऐसे छपने के बाद से पॉलिसी साइंस यानी पब्लिक पॉलिसी को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन देखा गया था, उससे पहले इसकी स्टडी नहीं होती थी। It was not viewed as a separate academic discipline under political science. Is Okay, it thank clear? you, ma'am. Yeah. So, अगर अब हम बात करें, यहाँ तक हमने दो चीजें कवर कर ली है हमारे सिलेबस की। पब्लिक पॉलिसी क्या है, पब्लिक पॉलिसी में उसके फीचर्स भी आते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी इज बेसिकली अ कोर्स ऑफ एक्शन जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है टू फुलफिल अ पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव दैट इट सेट्स, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी पब्लिक कंसर्न को एड्रेस करने के लिए बनती है, उसका एक डेवलपमेंट रोल होता है। इट इज फॉर्मुलेटेड टू इम्प्रूव द सोशियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइक improve the socio-economic political life of its citizens, और सोशल जस्टिस को दिमाग में रख के बनती है, ठीक है। टाइप्स भी हमने देख लिया, थियोडर लोवी के क्लासिफिकेशंस जो थे 5 टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी के। उसके बाद प्रोसेस क्या था जो कि थॉमस आर डाई ने 6 स्टेप्स बताए हमें, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। वो 6 स्टेप्स अगर मैं रिपीट करूं तो वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी अडॉप्शन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिसी एनालिसिस की तरफ। तो पॉलिसी एनालिसिस क्या है? Policy analysis is a tool to determine how policies are framed and how they should be framed in order to gain the best and effective results. ठीक है। पॉलिसी एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है एक बेस्ट और एफिशिएंट पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए। और pattern and savvy again, like you don't have to get into the nuances of all these thinkers because इतना ज्यादा important section है ही नहीं from the CUET point of view, और
पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में भी उतना ज्यादा इसको एम्फोसिस नहीं दिया जाता है, तो आपको इतने न्यूएंसेस में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट लाइक आई हैव मेंशन्ड दीज थिंकर्स जस्ट इन केस इफ दे आस्क, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ. सवाल में पूछ लिया कभी कि पैटन एंड सैविकी ने जो जस्टिफिकेशन दिए थे, थॉमस आर डाई ने जस्टिफिकेशन दिए थे, जैसे लास्ट ईयर की बात है, थियोडोर लोवी के जस्टिफिकेशन के बेसिस पे हमसे पूछ लिया कि टाइप्स बताओ आप पब्लिक पॉलिसी में कौन सा टाइप नहीं है. तो ये चीजों की वजह से आई एम जस्ट मेंशनिंग द नेम ऑफ दोज थिंकर्स जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी है. तो अकॉर्डिंग टू पैटन एंड सैविकी, पब्लिक पॉलिसी का जो एनालिसिस है वो भी 6 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व 6 स्टेप्स. सबसे पहला है वेरीफाई, डिफाइन एंड डिटेल द प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उसको अच्छे से वेरीफाई करना. इट शुड बी लाइक प्रॉपरली एनालाइज्ड, उसके न्यूएंसेस जो हैं उसको अच्छे से देख लेना. सारी चीजें समझ लेने के बाद पब्लिक पॉलिसी, हाँ, उसको अच्छे से समझ लेने के बाद एक पॉलिसी क्राइटेरिया एस्टैब्लिश होती है. ओके. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. आपने प्रॉब्लम समझ ली, आपने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना लिया. उसके बाद यू हैव टू एनालाइज कि आपने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाई है, जो पब्लिक पॉलिसी आपके दिमाग में है, उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. लाइक उसके कॉस्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो कहीं लोगों के लिए लाइक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना दे दे, उसका एक्सेप्टेंस क्या होगा लोगों की तरफ. तो ये सारे क्राइटेरियाज को इवैल्यूएट करना. बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो सोसाइटी में आई है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिसी डिमांड है, उसको सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स निकल कर आ सकते हैं कि हाँ, हम ये पॉलिसी भी अपना सकते हैं, ये पॉलिसी भी अपना सकते हैं, ये पॉलिसी भी अपना सकते हैं, जस्ट एक पर्टिकुलर डिमांड को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. लेकिन सारे के सारे अप्रोचेस को इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन द सेंस कि आप सारे अप्रोचेस का कॉस्ट चेक करो कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से क्या फायदा आएगा, क्या नुकसान आएगा, कैसे लोग इस पर्टिकुलर पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे, कहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होगी. ये सारे के सारे चीजों को, क्राइटेरिया को इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड देन जो पर्टिकुलर अप्रोच, जो पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट होती है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम बेनिफिट. कोई भी पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट तभी अडॉप्ट करती है जब 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 वो मैक्सिमम बेनिफिट दे, इन द सेंस कि वो प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर रही है, कॉस्ट कम है उसका, और एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है. तभी वो पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट चूज करती है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करने के लिए. फिर आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज. मैंने यही कहा कि आपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सारे एस्टैब्लिश कर लिए, सारे ऑल्टरनेटिव को देख लिया, कि सारे ऑल्टरनेटिव को अच्छे से इवैल्यूएट कर लिया, और उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपकी निकलेगी टू डील विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिसमें कॉस्ट कम होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा, उसको गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी इवैल्यूएट करके. देन इट विल सॉर्ट ऑफ implement that particular alternative to deal with a policy. और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी ऐसे छोड़ नहीं दिया जाता. ठीक है. इट इज स्टिल रीइवैल्यूएटेड टू सी कि जो सोची गई थी, जो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस सोचा गया था पॉलिसी बनाने से पहले, वो सच में उसको फुलफिल कर रही है, या फिर इट इज गोइंग इन सम डिफरेंट डायरेक्शन. इफ इट इज गोइंग इन सम डिफरेंट डायरेक्शन, तो फिर सजेशन दिए जाते हैं एंड उसमें इंक्रीमेंट्स होते हैं. इट इज सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव्ड अपॉन, या फिर इट इज पुल्ड बैक. ठीक है. So, systematic evaluation of policy process, policy alternatives, and policy outcome can be termed as policy analysis. I hope policy analysis clear है. तो जो लास्ट सेक्शन हमें डील करनी है, मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसीजर या फिर पॉलिसी एनालिसिस. तो जो भी मॉडल्स है वो ओवरलैपिंग है, इन द सेंस कि जो मॉडल्स आप पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, वही पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस के लिए भी यूज किए जाते हैं. सो वील डील विद दोज मॉडल्स इन लाइक tiniest bit detail. ठीक है. So the first
like really important model is the institutional model. So the institutional model deals with policy as institutional output. Government, like the central aspect of the institutional model is government institutions. कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम उस सिस्टम के अंडर पॉलिसी डिमांड की तरह जाती है, वो सिस्टम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढता है, alternative A, alternative B, alternative C, alternative D to deal with one particular policy demand. और वो सारे के सारे alternatives का cost benefit analysis होता है, उसको evaluate किया जाता है to see which alternative is best suited, कौन सा alternative सबसे अच्छा है to deal with that particular issue. फिर उसको अडॉप्ट किया जाता है, इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड देन इट इज रीइवैल्यूएटेड टू सी कि हाँ जो हमने सोचा था वो चीज वो पर्टिकुलर पॉलिसी ऑल्टरनेटिव फुलफिल कर रही है, लाइक कॉस्ट सही है, मैक्सिमम बेनिफिट दे रही है, लोगों में भी एक्सेप्टेंस सही है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. सो ऑल ऑफ दिस इज लाइक इंटरलिंक्ड एंड ये जो भी प्रोसेस चल रहा होता है वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा होता है. So government institution plays a very important part, and that is all institutional model is about. Institutional model के अंदर हम systems model भी ला सकते हैं. Systems model is David Easton का system model. तो systems model आपको पता है कि क्या है, सेम चीज है, policy demand goes into the system जहां वो evaluate होती है and policy outputs आती है. So सेम चीज है. ब्लैक बॉक्स ना? सॉरी, अब ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे हाँ हैं. जी, ब्लैक बॉक्स की बात कर रही हूँ कि कैसे पॉलिसी डिमांड सिस्टम के अंदर जाती है, ब्लैक बॉक्स जो है, एंड देन पॉलिसी आउटकम्स इन द फॉर्म ऑफ लॉज, रूल्स एंड एवरीथिंग. तो इंस्टीट्यूशनल मॉडल वही है, आप पॉलिसी डिमांड्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे भेज रहे हो जो कि सेंटर पे बैठे हैं, दैट लाइक द कोर ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड वहां पे इट इज डेलिबरेटेड, डिस्कस्ड, इवैल्यूएटेड, और फिर कुछ एक ऑल्टरनेटिव आउटपुट बन के बाहर आता है जो कि फिर रीवैल्यूएट की जाती है. एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट इज सिस्टम्स मॉडल जो अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कल कवर की गई थी. एंड द सेकंड इंस्टीट्यूशनल मॉडल इज एलीट थ्योरी. एलीट थ्योरी बेसिकली इस वे में इंस्टीट्यूशनल मॉडल के अंडर आती है कि लाइक इट इज बेसिकली क्लास स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे कि कैसे सोसाइटी इज डिवाइडेड एलीट और मासेस के बीच में, एंड पब्लिक पॉलिसी इज बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एलीट प्रेफरेंसेस. कि लाइक just because elite is like dominated is like a more dominating class, तो वो masses के masses के aspirations को, उनके preferences को, it just sort of covers, और public policy उनके preferences के basis पे built होती है. but elite theory का एक चीज है, elite theory के बारे में एक चीज जाननी जरूरी है कि it assumes कि जो elites है it will take the interest of the masses into account. ठीक है, जो कि यूटोपियन है सोचना, बट देन यस. सो एलीट थ्योरी में वी आर लुकिंग एट पब्लिक पॉलिसी बेस्ड ऑन एलीट प्रेफरेंसेस, जो कि मासेस के भी प्रेफरेंसेस को साथ में लेके बनती है, बट देन इट डज नॉट हैपन ऑलवेज. सो यहाँ पे एक टॉप डाउन अप्रोच आ रहा है कि एक स्मॉल सेक्शन ऑफ ग्रुप बन के बैठ के क्लोज रूम में पॉलिसी बना के नीचे सोसाइटी में ट्रिकल डाउन हो रही है. तो एक टॉप डाउन अप्रोच है. एलीट ऊपर बैठे हैं जो कि छोटे ग्रुप ऑफ पीपल है, they are making public policies, and those public policies are like trickling down, top down effect on the masses. But then as I said, it is assumed that the elites take the interest of the masses into account. The second important model है of public policy procedure या फिर public analysis, policy analysis की, वो है rational choice model. So rational choice model is a very important approach in the sense because rational choice model just takes the rational factor of public policy procedure into account. यानी कि वो बहुत इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म्स पे देखता है कि अच्छा मेरा कॉस्ट इतना लग रहा है एक पर्टिकुलर पॉलिसी अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करने का, और मेरा इतना फायदा हो रहा है. तो अगर फायदा कॉस्ट से ज्यादा हो तो ही वो पॉलिसी अल्टरनेटिव चुनी जाती है, नहीं तो नहीं चुनी जाती.
ठीक है। तो रैशनल चॉइस मॉडल बहुत ही मैकेनिस्टिक है उस वे में कि इट जस्ट सीज बहुत ही इकोनॉमिक टर्म्स में कि जहाँ पे फायदा ज्यादा हो रहा है वही पॉलिसी अल्टरनेटिव चुनी जा रही है, कॉस्ट किसी भी हद तक किसी भी हालत में बेनिफिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। So, in this sense, public policy is seen as maximum social gain. ठीक है। इसमें we can include game theory. Rational choice model में हम game theory model भी ला सकते हैं। तो game theory model is basically seen as a rational choice in competitive situation. So, game theory model में क्या होता है कि जो भी participants होते हैं, it sort of interacts, ठीक है, इट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्ट्स। अब हम आईआर के टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक अनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर में स्टेट्स, सॉवरेन स्टेट्स आर सॉर्ट ऑफ इन अ गेम थ्योरी, इन इंटरैक्टिव, इन सॉर्ट ऑफ हमेशा कंपटीशन में होते हैं वो, दे आर ऑलवेज इन कंपटीशन विद ईच अदर, दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो वहां पे गेम थ्योरी सबसे इजीली अप्लाई की जा सकती है समझने के लिए, इन द सेंस कि कोई भी एक स्टेट कुछ भी डिसीजन लेता है वो डिसीजन दूसरे स्टेट को अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। एंड अ स्टेट हैज टू डिसाइड इट्स कोर्स ऑफ एक्शन दूसरे स्टेट्स के एलिजिड बिहेवियर को ध्यान में रख के कि एक पर्टिकुलर स्टेट अगर कोई पॉलिसी बना रही है तो उसको सामने वाले कंपेटिटिव स्टेट कैसे रिएक्ट करेगी उस पर्टिकुलर पॉलिसी पे, उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन पे, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। गेम थ्योरी जॉन वॉन न्यूमन ने दी थी, ठीक है, आप नाम लिख लो इनका। जॉन वॉन न्यूमन ने गेम थ्योरी दी थी एंड गेम थ्योरी इज लाइक applied in very realistic situations, or it is used to take decisions in situations like war and peace, ठीक है। तो बहुत ही रियलिस्ट अप्रोच है गेम थ्योरी का। और yeah, the third model that we are dealing with is incremental model. So incremental model is basically an improvement on the rational choice model. Rational choice model बहुत sort of it was like कि rational choice model में जब तक एक particular alternative आपको net profit दे रहा है, net social gain दे रहा है, तब तक ही आप उस particular alternative को apply करते हो, adopt करते हो। जब वो particular alternative आपको net social gain देना बंद करता है तो you just like picked up that alternative and banish it and like दूसरा alternative चुनते हो जो कि best second best है and you use that instead। समझ आ रहा है? लेकिन इंक्रीमेंटल मॉडल सेज कि ऐसा बार बार करना बहुत कॉस्टली पड़ सकता है कि आप पूरा का पूरा मॉडल ही हटा दे रहे हो एंड यू आर ब्रिंगिंग द सेकंड बेस्ट मॉडल इन इट्स प्लेस। ऐसा मत करो। जैसे जैसे पॉलिसी सिचुएशंस, मैंने आपको कहा था पहले कि पॉलिसी बहुत ही सब्सटैंटिव, पब्लिक पॉलिसी इज अ सब्सटैंटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो कि पॉलिसी डिमांड्स के बेसिस पे इवॉल्व होती रहती है, कभी भी कांस्टेंट नहीं बैठती, राइट। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं आपको पब्लिक पॉलिसी भी उस वे में इम्प्रूव करनी पड़ती है। इट हैज टू इवॉल्व इन अ सर्टेन वे टू डील विद द चेंजेस, राइट। तो इंक्रीमेंटल मॉडल जस्ट सेज कि इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैट एंटायर अल्टरनेटिव कि अब वो काम नहीं करेगा, जस्ट ऐड ऑन वेरिएशंस, न्यू चेंजेस आप उसी पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव में नए चेंजेस को ऐड करते जाओ हर बारी। जैसे जैसे आपको फील होती है कि आपको उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव में कुछ चेंज लाने की जरूरत है, आप एडिशंस करते जाओ उस पर्टिकुलर चेंज की, इंस्टेड ऑफ जस्ट रिमूविंग इट। उससे आपका कॉस्ट बचेगा, ठीक है। सो इंक्रीमेंटल मॉडल सीज पॉलिसीज एज वेरिएशंस ऑन द पास्ट। इंक्रीमेंटल मॉडल चार्ल्स लिंडब्लूम ने दी थी in his essay The Science of Muddling Through, जो कि 1959 में पब्लिश हुई थी। ये सवाल भी पूछा जाता है कभी कभार। चार्ल्स लिंडब्लूम ने दी थी द साइंस ऑफ मडलिंग। हाँ, इंक्रीमेंटल मॉडल चार्ल्स लिंडब्लूम ने दी थी द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू। ऐसे का नाम है साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू इन 1959। Now, the next model is group theory. So group theory talks about 1953. हाँ, sorry. 1953. I can't make Charles sense of Lindblom. it. Charles Lindblom, 1959. Okay. Okay.
नेक्स्ट थियोरी, हाँ मैम इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप, लाइक कुछ इंक्रीमेंटल का कुछ? हाँ, इंक्रीमेंटल मॉडल, हाँ Ma'am, हाँ, yes, ma'am, this incremental model, we can say that the minimal changes in the policy, right? Just minimal यार changes. हाँ, इंक्रीमेंटल मॉडल में जैसे आप अगर हम बेसिक लेवल पे कोई एग्जांपल लेने की कोशिश करें इंक्रीमेंटल मॉडल की, तो रैशनल चॉइस मॉडल में पहले हम रैशनल चॉइस मॉडल के हिसाब से इंक्रीमेंटल मॉडल की एग्जांपल देखेंगे। मिनिमल चेंजेस भी हो सकते हैं बिकॉज एक सेकेंड, just let me think of a good example. So अगर हम किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल में अटेंडेंस की टर्नआउट की प्रॉब्लम की बात करें कि बच्चे नहीं आ रहे, and you have to think of some incentive, some scheme to attract किड्स टू दो स्कूल, की माँ बाप को भी इंसेंटिव मिले अपने बच्चों को स्कूल भेजने का, और वो बच्चे खुद भी इंटरेस्ट उनको बने स्कूल में आने का। तो पहली पॉलिसी जो इस केस में आई थी वो थी मिड डे मील स्कीम, राइट? कि आप घर एक टाइम का खाना दे रहे हो उन बच्चों को, तो माँ बाप के पास भी इंसेंटिव है बिकॉज दे हैव टू फीड देयर किड लाइक वन टाइम लेस इन अ डे, एंड उन बच्चों के पास भी इंसेंटिव है टू गो टू स्कूल, और स्कूल आते हैं तो कुछ समझ में भी आती है तो उस सेंस में। बट लाइक एंड मिड डे मील स्कीम वी आर अज्यूमिंग दैट कॉस्ट और बेनिफिट देख के इट वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो कि वेलफेयरिस्ट स्कीम के हिसाब से यू हैड टू, और हमेशा कॉस्ट ऑफ बेनिफिट सोशल टर्म्स में भी सोशल गेन की तरह देखी जाती है, राइट? तो उस वे में इट वाज इम्प्लीमेंटेड, राइट? बट समय के साथ यू फिगर्ड आउट कि बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है मिड डे मील स्कीम में, राइट? कि जो बिकॉज राशन के लिए रिस्पॉन्सिबल टू स्कूल अथॉरिटीज ही होती है, एंड यू आर फिगरिंग आउट कि like the quality of food is not good, खाने में हाँ क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो पॉलिसी डिमांड यहाँ पे चेंज हुई, राइट? इंस्टेड ऑफ अटेंडेंस टर्नआउट, पॉलिसी डिमांड अब क्या बनता है कि हेल्थ आपको प्रिजर्व करनी है बच्चों की। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट पिकिंग अप द इंटायर मॉडल कि नहीं इससे आपको सोशल गेन ज्यादा नहीं मिल रहा, आप अटेंडेंस बुला के कर भी क्या लोगे बच्चों की जब बच्चों की हेल्थ ही खराब हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट picking up the entire alternative and throwing it away as rational choice model would have suggested, you are मेकिंग एन इंक्रीमेंट, आप कुछ बेसिक चेंजेस कर दे रहे हो उस पर्टिकुलर स्कीम में, कि इन द सेंस कि you are appointing a nodal officer to like just inspect the food qualities before it is prepared, उस वे में। getting my point कि आपने एक छोटा सा इंक्रीमेंट किया, चेंज किया ऑन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द सोशल गेन इंस्टेड ऑफ जस्ट abandoning the entire model when policy demand change. यस मैम, थैंक यू। या आई थिंक दूसरा सवाल भी इसी में क्लियर हो जाता है कि मिनिमल चेंजेस भी चल सकते हैं, लाइक स्लाइट वेरिएशंस ऑन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑल्टरनेटिव। Okay, ma'am. सवाल क्लियर हो गया ना आपका? कुछ आपको सामने से और पूछना तो पूछ सकते हो। No, ma'am, it's clear. ओके, ठीक है। सो अगर हम ग्रुप थ्योरी, कमिंग टू द नेक्स्ट मॉडल, ग्रुप थ्योरी की बात करें, तो ग्रुप थ्योरी सीज पब्लिक पॉलिसी एज इक्विलिब्रियम इन ग्रुप स्ट्रगल्स। किसी भी सोसाइटी में हेलो, हाँ वाला लेके जाओ वाला। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि इसके नोट्स मिल जाएंगे ना हम लोगों को। हाँ नोट्स मिल जाएंगे आपको इसके आराम से। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी मटेरियल जिससे मैंने रेफर किया है। ओके ओके। या सो पब्लिक पॉलिसी इज इक्विलिब्रियम इन ग्रुप स्ट्रगल्स। कोई भी सोसाइटी में प्लुरलिटी होती है ग्रुप्स की, प्लुरलिटी ऑफ इंटरेस्ट। आपने प्लुरलिटी ऑफ स्टेट्स पढ़ा होगा जिनके पास पब्लिक पॉलिसी का ऑप्शनल पेपर था। तो लाइक देयर आर डाइवर्स इंटरेस्ट, देयर इज प्लुरलिटी ऑफ इंटरेस्ट, प्लुरलिटी ऑफ ग्रुप्स। हर एक ग्रुप के इंडिविजुअल्स के डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में। तो ग्रुप थ्योरी सीज की पब्लिक पॉलिसी जो बन रही है
वो एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रही है डिफरेंट स्ट्रगल्स के बीच में, कि हाँ कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल रही है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में एज कंपेयर्ड टू द अदर ग्रुप। गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज एन इक्विलिब्रियम, एक मतलब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एक तरीके से। अगर कुछ बेनिफिट्स एक ग्रुप को मिल रहे हैं तो दूसरा ग्रुप को भी कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस एक ग्रुप करे तो दूसरे ग्रुप को भी कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है टू जस्ट अचीव अ कॉमन ग्राउंड जिसपे वो पब्लिक पॉलिसी बन रही है। समझ आए? बट आप ग्रुप थ्योरी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आपने कह तो दी कि इक्विलिब्रियम बन रही है, बट इक्विलिब्रियम बनना इतना आसान नहीं होता है डाइवर्स इंटरेस्ट के टाइम पे, बिकॉज कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं मिल पाता है। लाइक नेगोशिएशन इज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यूजलेस, कोई रिजल्ट नहीं आता नेगोशिएशंस का। Coming on to the next model, it is public choice theory. Public choice theory sees public policy as collective decision making of self-interested individuals at marketplace. इसमें बेसिकली बहुत ही इकोनॉमिस्टिक वे में इट्स डीलिंग विद पब्लिक पॉलिसी, कि पब्लिक पॉलिसी इज जस्ट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स मार्केट में रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए जो पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती है, it comes under the criteria of public choice theory. Public choice theory James Buchanan ने दी थी. Public choice theory is just like not so commonly used method of policy analysis, क्योंकि it just limits the policy formulation procedure to the marketplace. जो लास्ट मॉडल हम देखेंगे वो है नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल. Normative optimum model was given as an alternative to rational choice theory and incremental model approach. दोनों को ही एक वो ऑल्टरनेटिव मिलता है. अब रैशनल चॉइस मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल के साथ ये है कि वो दोनों मॉडल ही ना बहुत इकोनॉमिस्ट टर्म्स में, लाइक सोशल गेन की टर्म्स में, मैकेनिस्टिक टर्म्स में, कि हाँ अगर फायदा ज्यादा हो रहा है, बेनिफिट सोशल गेन कॉस्ट से एक्सीड हो रहा है, तो ही एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव ली जाती है. दोनों वही बात कर रहा है. बस इंक्रीमेंटल मॉडल ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट अबैंडनिंग द एंटायर मॉडल, आप जैसे जैसे डिमांड में चेंजेस आते जाते हैं वैसे वैसे वेरिएशंस करते जाओ ना, ताकि आपका कॉस्ट रेडी कम हो जाए. लेकिन नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल ये बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द रैशनल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि हाँ कॉस्ट अगर कम होगा बेनिफिट से तो ही हम एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट करेंगे, आपको नॉन रैशनल फैक्टर्स को भी, एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स को भी ध्यान में देना चाहिए. अब एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स क्या है? फोकस ऑन वैल्यू प्रेफरेंसेस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है. सिर्फ हर चीज को कॉस्ट बेनिफिट की नजरों से देखना आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा. यू हैव टू ब्रिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यू प्रेफरेंस, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पॉलिसी कभी भी आइसोलेशन में नहीं बनती. यू हैव टू लुक एट वेरियस वैल्यूज, नॉर्म्स एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इन द सोसाइटी टू बिल्ड एंड टू फॉर्मुलेट एन एफिशिएंट पॉलिसी. तो नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल इसी के बारे में बात कर रहा है. एंड इस नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल वाज गिवन बाय Yeseneckel-Dror. Ma'am, repeat again. Yeseneckel, Yeseneckel-Dror. Yeseneckel-Dror. So, like with this, we have like dealt with majority of the things that would be asked in like the CUET exam. पब्लिक पॉलिसी के टाइप्स हो गए, प्रोसीजर हो गया, मॉडल्स हो गया. मॉडल्स का अगर हम जस्ट टॉप डाउन रिविजन करें तो सबसे पहले हमने किया था इंस्टीट्यूशनल मॉडल, उसके अंदर हमने किया था सिस्टम मॉडल एंड एलीट थियोरी. उसके अंदर फिर नेक्स्ट मॉडल था रैशनल चॉइस मॉडल, उसके अंदर हमने गेम थियोरी करी थी. देन इंक्रीमेंटल मॉडल, देन ग्रुप थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी और नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल. टू सम अप, अगर हम देखें कि इतने सारे मॉडल्स हैं, इतने सारे तरीके दिए हुए हैं सिस्टमैटिक वे में पब्लिक पॉलिसी को एनालाइज करने के,
प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के, ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के, फिर भी पॉलिसी बहुत बार लोगों के डिमांड्स को मीट करने, कोई भी पर्टिकुलर एजेंडा जिसके लिए पॉलिसी बन रही है उसको मीट करने से फेल हो जाती है। तो क्या रीजन है? कुछ रीजंस होने चाहिए ना कि पॉलिसी आउटकम्स ही नहीं आ रहे। सो लाइक पॉलिसी आउटकम्स इस वजह से नहीं आ रहे बिकॉज दे माइट बी some issues with how the steps were taken place, steps were like proceeded with. So कुछ issues जो कि like बहुत बार आते हैं, it is that problems are wrongly identified कि जो problems आप समझ रहे हो problems है वो हो भी नहीं सकते, like it उसको डील करने का कोई दूसरा वे होना चाहिए था than the one that you thought was the best alternative. उसके बाद फॉल्टी पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, सब स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा, करप्शन है, लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, कॉस्ट फंड्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, बहुत तरीके के वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, फॉल्टी पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं हो पाता, लोग नेगोशिएशंस में नहीं आ पाता, लाइक पार्लियामेंट में भी, एग्जीक्यूटिव में भी, पीपल हैव टू डिस्कस, डेलिबरेट एंड देन कोई भी पॉलिसी बनती है ना, अब वहां पे ही कोई कॉमन ग्राउंड नहीं मीट हो पा रहा तो पॉलिसी बनेगी कैसे? एंड देन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल जस्ट हैव टू सॉर्ट ऑफ टेक केयर कि हर एक लोगों का इंटरेस्ट इज लाइक टेकन इनटू अकाउंट, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता बहुत बारी. And then vested interests and corruption, as I mentioned. So these are the 4 reasons जिसकी वजह से policy outcomes नहीं आ पा रहे, and subsequent public policy is not able to meet the policy objectives और goals जिसको deal करने के लिए वो बनाई गई थी. So I think with this it's more or less we are covering. अगर हम कोई like basic examples ले public policy का, so like social movements वाला section भी बहुत important होता है, but then it is not directly in your syllabus. तो सिर्फ एक लाइन में मैं social movements और public policy को link कर देना चाहती हूँ. social movements एक particular goals और objectives को set करते हैं जो कि different diverse groups के interest को मिला के बनती है as a policy demand. तो social movement acts as a precursor to policy outcomes. Getting my point? Like आप link कर पा रहे हो कि social movements, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि policy demands government की तरफ पहुंचाई जाती है, वो directly लोग अपने आप से पहुंचा दें या फिर media पहुंचाए, political parties पहुंचाए, interest group पहुंचाए. Social movement acts as a platform कि कोई particular society में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है कोई पर्टिकुलर ग्रुप या फिर ग्रुप या फिर कोई इंडिविजुअल, एंड दैट इंडिविजुअल यूजेस सोशल मूवमेंट एज अ प्लेटफॉर्म कि गवर्नमेंट को आप ये पर्टिकुलर पॉलिसी डिमांड पहुंचा रहे हो, एंड देन द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज टू डील विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल सोशल मूवमेंट्स जिसने पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, like it ended up in policy formulation, is RTI, Right to Information Act, then Narmada Bachao आंदोलन, Silent Valley Movement, ये सारे बहुत important social movements है जिसमें गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिमांड को सुनी, it sort of deliberated and negotiated with the stakeholders, and finally एक पॉलिसी आउटकम बनी जो बहुत हद तक गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मीट कर रही थी. हाँ जी, किसी का कोई सवाल है? आगे बढ़ूं फिर? कैन आई प्रोसीड? जी. या सो लाइक दिस वाज इट. अगर आपका और कोई सवाल है, कुछ जानना है, मैंने कुछ क्वेश्चंस साइडलाइन करके रखे हुए हैं. आई विल जस्ट लाइक रीड देम आउट टू यू, जो पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं. आई लाइक ट्राइड सर्चिंग 5-6 पेजेस. इतने ही सवाल आए हैं 5-6 पेज में, 5-6 पेपर्स में. मैं वो आपको बोल देती हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, एंड देन यू कैन सॉर्ट ऑफ वी कैन रैप अप. अगर आपके कोई सवाल है तो आप वैसे पूछ लें. I have a question. हाँ.
पहले क्वेश्चन से लिखो. Can I go? Yeah, sure. Yeah. So, my question is we have discussed regarding the formation of policies and all those things. So, what if the government or state wants to, what is the process to remove the policy, or if the government in the evaluation process, if the government finds that the policy is not fulfilling the agenda, it's going against the people's wish. So, what is the process of removing? Like, what happened in the formulas case? How did the repealing of those? There is like in particular no procedure to remove a particular policy. एक सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है दैट दिस पॉलिसी नो लॉन्गर स्टैंड्स. लेकिन ये लाइक देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कि उस पर्टिकुलर पॉलिसी में आज तक जब जितने काम हो चुके हैं ऐसा नहीं है कि वो भी इनवैलिड हो जाएगा. जब से एक पर्टिकुलर पॉलिसी रिपेल होगी उसके बाद से उस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंडर आप कुछ फायदा नहीं उठा सकते, कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते. बट देन जब तक कोई पर्टिकुलर पॉलिसी चल रही थी तब तक जितने काम हो चुके हैं उस फील्ड में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करने के लिए दैट स्टैंड्स. इट इज जस्ट एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अ लेजिस्लेटिव ऑर्डर कि इस डेट के इस टाइम से दिस पॉलिसी नो लॉन्गर स्टैंड्स. और ये पॉलिसी बहुत ही मतलब इफ अ पॉलिसी हैज टू बी रिपेल्ड वो भी डिस्कस डिलिबरेट करके ही रिपेल होती है लाइक पार्लियामेंट में. या Thank you. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yeah. Anything else? Implementation process is nothing. It's just you have decided a particular policy or a particular law has to be repealed. So you just discuss, deliberate कि okay, everyone wants the same thing. अगर सबको same thing चाहिए, सबको same चीजें चाहिए और like जैसे मैंने आपको कहा ना कि social gain अगर ज्यादा है particular policy में तो द गवर्नमेंट वोंट रिपेल इट, राइट. बट देन द कॉस्ट एक्सीडेड. लाइक आपने फार्म लॉस का एग्जांपल दिया था, उसमें कॉस्ट एक्सीड हो रहा था इन द सेंस कि अब कॉस्ट हमेशा आप इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं देखोगे ना, यू हैव टू सी कॉस्ट इन सोशल टर्म्स आल्सो. तो कॉस्ट एक्सीड हो रहा था इन द सेंस द फार्मर्स वर देयर ऑन प्रोटेस्ट, वायलेंस इंक्रीज हो रहा था, तो कॉस्ट वाज एक्सीडिंग द नेट गेन दैट पॉलिसी वुड हैव लाइक गिवन टू यू. सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपेल इट. उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था. सो जैसे मैंने आपको अभी सोशल मूवमेंट से लिंक किया, तो फार्म लॉज इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ सोशल मूवमेंट इन्फ्लुएंसेस पब्लिक पॉलिसी. अगर कोई सोशल मूवमेंट किसी पब्लिक पॉलिसी के को पाथ दे सकती है तो एक पर्टिकुलर सोशल मूवमेंट किसी पब्लिक पॉलिसी के रिपेल करने का भी पाथ बन सकती है. लाइक अब डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी की बात करें तो वो भी सोशल मूवमेंट्स थे जो कि एक पर्टिकुलर पब्लिक पॉलिसी को रिपेल करने के लिए बन रहे थे, राइट. इट जस्ट लाइक एक पर्टिकुलर डिसीजन के बाद का प्रोसीजर, देयर इज नो पर्टिकुलर प्रोसीजर, इट इज जस्ट an executive order or a legislative order to that this policy no longer stands. बस उस पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंचना काम है क्योंकि बहुत ही डिस्कस, डेलिबरेट और वोट करके वो डिसीजन तक पहुंचा जाता है. बट ऐसा कोई और प्रोसीजर नहीं. Yeah, I got it. Thank you. Hello, am I audible? Yeah. You told 4 reasons for that why the outcomes are not coming for public policy. So the first you told was that problems are wrongly identified. Okay, then the second you told faulty policy formation. Can you please repeat the third one? What you said? It was substandard implementation, like you are not really properly implementing whatever policy formulation policy you have formulated. आपने अब जो agents use कर रहे हो, जो political institutions आपने employ किए हैं to implement that particular policy is not really implementing it अच्छे से efficiently because of inherent corruption maybe, because of mismanagement या जो भी reasons हैं. फंड्स नहीं है, whatever. Okay, one more doubt I was having. Can you please say that who gave institutional model? Okay.
Institutional model, as like I've searched, there is no particular name for institutional model, but then systems model, David Easton, I've mentioned that. Okay, thank you. It is a general understanding that institutions, public policy में institutions play a very major role. Systems model डेविड ईस्टन ने दी है, और जनरल सिस्टम्स मॉडल डेविड ईस्टन ने बायोलॉजी से डिराइव की है. बायोलॉजी में इट वाज गिवन बाय लुडविग वॉन बर्टल एंड फी. हेलो दीदी. या इसमें ये मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि मीन्स जो पॉलिसी वाले सेक्शन में है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट जितने पॉलिसीज बनाती है वो कितने बैक तक हम देख सकते हैं अभी, क्योंकि रिसेंट तो वो पूछते हैं. ऑडिबल नहीं हो, प्लीज अपना सवाल आप रिपीट करोगे? हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है वो हम कितने ईयर बैक मीन्स अभी चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट तो हम लोगों को पता है, लेकिन बैक का कितने बैक से वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन. सीयूईटी में ना करंट अफेयर्स नहीं आता, ये सीयूईटी के फायदेमंद वाली बात है, फायदे वाली बात है. सो आप करंट अफेयर्स का ध्यान मत दो. मैंने आपको कहा कि मैंने 5-6 पेपर्स एनालाइज किए थे लास्ट फ्यू इयर्स के, उसमें मुझे मुश्किल से 8 सवाल मिले. मैं वो सवाल आपको बताती हूँ, उसके बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा कि इतना ज्यादा वो पूछते नहीं है. आज तक मुझे कोई करंट अफेयर्स नहीं मिला है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं सीयूईटी वाले. तो उस वे में आप निश्चित हो जाओ कि आपको बहुत पीछे नहीं जाना है, बट देन जस्ट लाइक स्टे अपडेटेड विद लाइक द रीसेंट थिंग्स दैट्स हैपनिंग, बस. और आपका जो इन पर्टिकुलर सिलेबस है, मॉडल्स, प्रोसेस और टाइप्स, वो तो ऐसे भी करंट अफेयर्स डिमांड नहीं करता. मैंने कहा ना, सोशल मूवमेंट्स इसमें है ही नहीं. अगर सोशल मूवमेंट्स होता तो करंट अफेयर्स समझ आती मुझे. सोशल मूवमेंट्स है ही नहीं, ये पूरा थ्योरी सिलेबस है आपका. वो बस मैंने आपको लाइक प्रैक्टिकलिटी में समझाने के लिए, क्योंकि सारी चीजें लिंक्ड है ना. सोशल मूवमेंट्स अलग सेक्शन कंपोनेंट आके नहीं बन जाता, प्रोसेस तो वही है. सोशल मूवमेंट जस्ट एक्ट्स एज अ कैटलाइजर उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए या फिर फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए. तो मैंने आपको बस उसको लिंक करने का एक एग्जांपल दिया है. Who gave group theory? Group theory, I'll have to search and let you know about that. Okay, thank you. Yeah. Excuse me. Ma'am, in public choice theory, does it talk about like profit or societal values like it? No, as I told you, public choice theory is very economical in that sense कि वो सिर्फ marketplace में 2 keywords है public choice theory में: marketplace, self-interested individuals, collective decision making. मार्केट में, अब मार्केट में भी आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स तो नहीं ऑपरेट कर सकते ना. यू हैव टू एस्टैब्लिश सॉर्ट ऑफ लाइक अग्रीमेंट. हाँ, आपको एक अग्रीमेंट एस्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा एक पर्टिकुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, कि आप किसी को कोई सामान बेच रहे हो, किसी से सामान खरीद रहे हो, एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट है ना. तो मार्केट प्लेस भी अग्रीमेंट से चलती है. तो सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट प्लेस में जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बनाते हैं, वो डिसीजन मेकिंग हो सकता है कि आप प्राइस लिमिट कर रहे हो, यू आर जस्ट लिमिटिंग लाइक, हाँ, यू आर एडिंग अ प्राइस कैप टू इट, कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 200 रुपीज kg ही बेचो. वो भी हो सकता है उस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स का एक मार्केट प्लेस में, एंड दैट इज पब्लिक चॉइस थ्योरी. Okay, ma'am. Thank you. खुशी, हेलो, हर्ष दिस साइड. हाय हर्ष, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया. आप यार, कहाँ से आए आज? यार मेरे को बस इन बच्चों के 2 मिनट चाहिए थे तेरे, बस. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. मैं आप सबसे ये पूछ रहा था कि आर वी गाइज मीटिंग टुडे एट 9? आप सब कंफर्टेबल हो 9 बजे मिलने के लिए? हाँ भैया, जो लास्ट वाला जो बात की, फॉर डिस्कसिंग द पेपर. या यस यस यस. सो लेट्स डू Yes, वन yes. थिंग. मैं ना, हम आज डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का 2004 का पेपर. तो अभी मैं ग्रुप में वो भेज रहा हूँ. आफ्टर द क्लास रेस्ट लेने के बाद जितना सॉल्व हो पाए ना, कोई प्रेशर मत लेना, जितना भी सॉल्व हो पाए, 10 क्वेश्चन हो पाए, 5 हो पाए, जितने भी हो पाए वो कर लेना. और फिर रात को फिर हम 9 बजे डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज मुझे भी सारा पेपर नहीं आता है, जस्ट सो.
तो हम डिस्कस करके ही कर पाएंगे, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, आई एम Okay. सेंडिंग द पेपर, रात को फिर 9 बजे मिलते हैं। सॉरी सॉरी खुशी, प्लीज कंटिन्यू। चले और गाइस आ, खुशी बहुत अच्छा पढ़ाती है, जो भी डाउट हो, जिसमें भी डाउट हो, उससे प्लीज पूछ लेना। मेरे जो नंबर आ रहे हैं क्लास में खुशी की वजह से आ रहे हैं। शी इज द बेस्ट। बाय खुशी, थैंक यू। बाय हर, थैंक यू। सो CUET PG के लिए कुछ मेरे जनरल सजेशंस हैं। वो क्लास रैप अप करने से पहले आई जस्ट लाइक थॉट ऑफ शेयरिंग देम विथ यू। सो रिविजन इज द की। लाइक जितनी बार भी आप ऐसा मत सोचो कि आपको सारे के सारे सेक्शंस कवर करने जरूरी हैं। जस्ट प्रायोरिटाइज द सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस। आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो कि कौन से सेक्शन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो सेक्शन सबसे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो एंड रिवाइज दैट सेक्शन एटलीस्ट ट्वाइस और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? एंड देन प्रैक्टिस एज मेनी पेपर्स एज यू कैन। ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इट गोज अ लॉन्ग वे, बिकॉज बहुत बार होता है आपको चीजें आती है बट देन यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड एनी मॉक पेपर उस पर्टिकुलर टाइमर प्रेशर में लेके। जस्ट लाइक गो ऑन द NTA वेबसाइट और एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ले लो, बिकॉज आप उस प्रेशर में बैठे होंगे जहां आपको स्क्रीन पे टाइमर दिख रहा है। यू जस्ट हैव टू टाइम योर क्वेश्चंस दैट वे। तो आपको कई बार होता है आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ था पेपर पे। आते हुए सवाल मैंने गलत क्वेश्चन टाइप कर दिया था, वो तो अच्छा था, गलत ऑप्शन चूज कर लिया था, वो तो अच्छा था दैट आई हैड टाइम टू रिवाइज, गो थ्रू इट अगेन एंड देन आई रियलाइज कि आई टिक्ड ऑन द रॉन्ग ऑप्शन, जबकि मुझे पता था कि सही ऑप्शन क्या है। तो प्रैक्टिस really helps calming your nerves when you are there in that pressure. I think that is it. अब सवाल जो दो तीन थे, आई जस्ट लाइक हैव इट ऑन माय फोन एंड आई हैव टू स्विच ऑफ माय कैमरा फॉर दैट। तो जस्ट आई लाइक या I'll just read them out to you. Who gave policy cycle concept that is sequential stages in public policy process with 7-stage policy cycle? पॉलिसी साइकिल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इट वाज हेरोल्ड लासवेल। हाँ, हेरोल्ड लासवेल, क्योंकि हेरोल्ड लासवेल के ऐसे के बाद से ही पॉलिसी साइंस और पॉलिसी साइकिल का जो एकेडमिक डिसिप्लिन था, इट बिगैन। Who defined public policy as anything a government chooses to do or not to do? It is Thomas R. Dye. हाँ, exactly. Thomas R. Dye. We just discussed his definition abhi. Who is considered father of game theory? न्यूमैन। न्यूमैन। Yeah, John थोड़ा von धीरे Neumann. बताओ, Yeah, okay. मीन्स वापस हम से लिख शुरू रहे से हैं। रिपीट शुरू से रिपीट करूं? नहीं, नो प्रॉब्लम, नाउ यू कैन। Father of game theory is John von Neumann. So सिर्फ एक ही क्वेश्चन था ऐसा जो थोड़ा सा पब्लिक पॉलिसी करंट अफेयर्स रिलेटेड था, बट देन इट इज वेरी जनरल. It is to match the organization and a person with the movement project. तो मजदूर किसान शक्ति संगठन, what like this organization is related to what project? Emergence of RTI. नहीं, it is RTI, Right to Information Act. ठीक है, तो ऐसा एक सवाल था बस, बाकी तो बहुत जनरल सवाल है. एंड एक सेकेंड, जस्ट सी.
लास्ट ईयर वाला भी मैंने आपको थियोडोर लूवी तो बता ही दिया था। बस इतना ही सवाल है। इतने ही सवाल पूछे गए हैं आज तक मैंने जितने भी पेपर को एनालाइज किया है उसमें। सो फिर आप मुझे बता सकते हो कि अगर आपको कोई और डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्लास रैप अप करें। फर्स्ट 3 सवाल जो है वो एक बार बस बता दो। सॉरी, तो जो फर्स्ट 3 सवाल है ना वो एक बार बता दो। वापस बता दो। ओके। हाँ। Who gave policy cycle concept? Harold Laswell. 7-stage policy cycle concept. Harold Laswell. Who defined public policy as anything a government chooses to do or not to do? Thomas R. Dyer. Father of game theory, John von Neumann. Yes. Yes, thank you. किसी और का कोई और सवाल है? ये बहुत छोटा सा सेक्शन था। हाँ हाँ, नोट्स सेंड कर दीजिए। हाँ जी, मैं क्योंकि अभी क्रॉस चेक करना है। सॉरी, मीन्स क्योंकि क्रॉस चेक करना है, अभी क्लास में नोट्स बनाना है उसके साथ। क्लास में नोट शेयर करने को कह रहे हो आप मुझे? नहीं, आप नोट्स सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं नोट्स, मैंने आपको कहा था मैं क्लास के बाद नोट्स शेयर कर दूंगी जिस सोर्स से मैं रेफर कर रही हूँ उस सोर्स से। काफी होगा पब्लिक पॉलिसी के लिए। सेक्शन बहुत छोटा सा है जैसे मैंने। हाँ हेलो मैम, ये पब्लिक पॉलिसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था हैरोल्ड लेसवेल वाला, उसमें 7 स्टेजेस दिया है, और लेकिन जो हमने अभी डिस्कस करा थॉमस और डायर, उसमें तो 6 स्टेजेस है ना, वो अलग अलग है। फीडबैक नहीं किया। फीडबैक जोड़ोगे तो साथ से जाएगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी अडॉप्शन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवैल्यूएशन, फीडबैक। थैंक यू। ये सेक्शन काफी छोटा सा है। इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट एक तरीके से सीयूईटी के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से एक आध सवाल आ जाते हैं, वो भी उतने इम्पोर्टेंट ऐसे डिटेल में नहीं रहते, ऊपर ऊपर का ही कोई सवाल पूछते हैं। सो चिल करो, इसके लिए इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। यू हैव थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट एंड आई आर टू फोकस ऑन। जैसे दीदी हेलो, या आई कैन हियर यू। गेम थ्योरी वाले पार्ट से मतलब जितने भी वो क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा वो काफी डीप जाता है, तो उसके लिए थोड़ा कैसे करा जाए उसके लिए? आई विल शेयर नोट्स क्लास में, लेकिन गेम थ्योरी का आपको जो बेसिक प्रेमाइज जानना है, वो बेसिक प्रेमाइज जानना बस इतना जरूरी है कि इंटरैक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, बिकॉज द डिसीजंस टेकन बाय पार्टिसिपेंट ए अफेक्ट्स पार्टिसिपेंट बी। तो पार्टिसिपेंट ए वैसे ही डिसीजन लेता है कि इट सॉर्ट ऑफ सीज कि पार्टिसिपेंट बी उस डिसीजन से कैसे रिएक्ट करेगा। अब अगर इंडिया डिसाइड्स टू गो एट वॉर विथ चाइना फॉर एग्जाम्पल, तो इट हैज टू, बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, इट हैज टू कीप इन माइंड कि पार्टिसिपेंट बी दैट इज चाइना कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे परसीव करेगा उस डिसीजन को, राइट? जस्ट कि मजे में उसने एक दिन डिसाइड कर लिया इंडिया में दैट ओके आई एम गोइंग टू इन्वेड चाइना without thinking about the consequences is not how game theory works. Before India decides to invade China, it has to see how China will react. It has to measure कि क्या consequences रहेंगे उस particular decision के, and then decide. That is how game theory works.
सो इंटरैक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, कंपेटिटिव सिनेरियो रहता है, decision of participant A influences decisions of participant B, and participant A or participant B has to keep in mind the reactions, the potential reactions of participant A or participant B before deciding on anything. समझ आई? Yes, yes, yes. Anything else? Did you guys understand like what I taught today, or was I too fast or too vague, या फिर बहुत ज़्यादा like चीजें क्लियर नहीं हो पाई आप लोगों को? नहीं, नाना सब दीदी कुछ समझ गया। क्लास वाज गुड। बस एक काम करिएगा कि आप नोट्स दे दोगे ना हमें, तो नोट्स से मतलब एक बार फिर से वो नोट सामने रखिए, और उसके बाद अगर रिवाइज कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब वो एक बार नोट्स फिर तो से मैं आपको कॉन्सेप्ट भेज क्लियर हो जाएगा ना। दूंगी, नोट्स तो डेफिनेटली भेज दूंगी, मैं पढ़ाने का तरीका पूछ रही थी। नहीं हाँ, नहीं, पढ़ाने का एवरीथिंग तरीका ठीक था, वो स्मूथ था एकदम, वो स्मूथ कहते हैं ना, स्मूथ था, मतलब एक वे में था, मतलब जो होता है। यस, कोहेरेंट। और हमको सब मेमोराइज हो गए ड्यूरिंग द क्लास। स्टूडेंट फ्रेंड, मतलब कि आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू, इट वाज रियली गुड। थैंक यू। अगर अब किसी का सवाल नहीं हो तो क्लास रैप अप करूं? नोट्स में भेज दूंगी, मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में हूँ। आई सेंड यू द रेफरेंस मटेरियल्स, हाईलाइट किए हुए रेफरेंस मटेरियल्स है, बिकॉज आई यूज देम फॉर माय प्रिपरेशन। मैं वो भेज दूंगी। कल की क्लास भी आप लोग हैं? सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी आज। कल की क्लास भी आप लोग हैं, पबैड वाली या कोई और? नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली क्लास एक दूसरी मेरी क्लासमेट लेंगी, वो भी अच्छा पढ़ाएंगे आपको। अगर आपको चाहिए तो मैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे वापस एक क्लास ले सकती हूँ, वो भी मेरे एक दूसरे क्लासमेट के हैं, पर क्लासमेट ने ऑलरेडी असाइन करवाई है, बट आई कैन लाइक टेक दैट एज वेल इफ यू यस वांट। मैम, अगर यस यस। कोहेरेंसी नहीं, मतलब इफ यू डिडंट लाइक माय टीचिंग स्टाइल, तो आई वुड लाइक आस्क यू टू टेक इट। No, you can take it. ओके, ठीक है। No, your class is totally fine, and I don't think I need to take any class or I have to read anything else apart from this. You are totally fine. Okay, great. Then I'll come back on contemporary issues on, I think, 17th. Yeah, 17th या 18th. I'll come back on contemporary issues. And if you want, आपको कोई और चीज समझनी है किसी भी पेपर से रिलेटेड, आप मुझे like group पे you can just take my name and text me and I can prepare on that topic, या फिर कुछ revision करना हो, कुछ भी, you can just ask me if you want a class with me that way. So yeah. हाँ दीदी, आपका स्कोर क्या था CUT TG में? स्कोर जान के क्या करोगे आप मेरी? अरे नहीं, मुझे बस मतलब नहीं, मुझे मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे मतलब एक आइडिया मिलता है ना कि हाँ इतना स्कोर से एडजस्ट होता है, तो बस वो इसलिए। आई थिंक वी शुड एंड नाउ, अभी मैक्सिमम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया। एंड 295 था। ठीक है, थैंक यू। सचिन, क्या कहा आपने? Telling, please ask questions related to your study only. Score and मुझे नहीं लगता उससे आपको कोई नंबर बढ़ेंगे। Definitely, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। If anything else, if you have anything else, so let me know about it. I'll share the notes with you in the group later. If you have any other doubts, you can text on the group later. If you want another class on anything, कि कुछ भी, कोई पेपर सॉल्व करना हो, कोई और like topic हो, anything, you can just text. Okay, thank you. Okay. Bye bye. All the best with the preparation, and I'll just wrap up this class now. Bye. ठीक, गुड इवनिंग दीदी। Thank you. Thank you, ma'am.